मुझे लग रहा है इतना पक्का कलेजा दिल हो गया है उनका, 56 इंच का सीना। उन्हें देश के शहीदों से, देश की बहनों के भाइयों से, एक देश की औरत के सुहाग से कोई लेना देना नहीं है। और इतनी अशांति हो रही है कि हमारे देश के स्टेट में अशांति हो रही है और उस अशांति को वो ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ सारी जगह जाकर के कह रहे हैं कि ये देखिए नई नई चीज़ें, नए नए भ्रम पैदा कर रहे हैं। सिर्फ भ्रम पैदा करना, नए नए भाषण देना, वादे करना झूठे, इसके अलावा एक भी वो काम करने में सक्षम हमें नहीं दिखाई देते। बीजेपी के गठबंधन की सरकार है वहाँ पे, महबूबा मुफ्ती की, लेकिन जो हाल हो रहे हैं यहाँ पे बहुत शर्मनाक बात है। और मोदी जी ने अपने चुनावी भाषणों में कहा था कि मैं धारा 370 को बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। ख़त्म करना तो दूर की बात, उसकी तरफ झांक के भी नहीं देखा। और जो अशांति और जो तबाही मची हुई है कश्मीर में, उसके बारे में बिल्कुल चुप्पी साध रखी है और बहुत शर्मनाक बात है। और हमें बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ता है पूरे विश्व के सामने कि हमारे देश के एक हिस्से में ये हाल हो रहा है। रुख की बात है। ओम सैनी जी, फिर से शुरुआत करना चाहूंगा। बीएसएफ की तैनातगी क्या अमन बहाली का सबसे बड़ा रास्ता होगा? देखिए, जिस तरह का माहौल बन चुका है उसमें बहुत ज़रूरी है कि कश्मीर में जो लोग इन सब के साथ में सक्रिय नहीं होना चाहते उनके प्रोटेक्शन के लिए, और साथ साथ में जो बॉर्डर क्रॉस करके आने वाले आतंकवादी है उनको नियंत्रित करने के लिए बीएसएफ की होना इस वक्त बहुत ठीक हो 2004 में हटा दिया गया था, लेकिन फिर वो अटल जी वाला किस्सा, वो तो निश्चित रूप से वैसा ही सारा सिलसिला है। देखिए, बातें बिल्कुल हाथ से निकल चुकी हैं। ऐसी स्थिति में संवाद का रास्ता भी होना चाहिए, सियासत के माध्यम से भी, और साथ साथ में अपनी फौज को, अपनी क्या कहते हैं, बॉर्डर को सुरक्षित रखते हुए लोगों के बीच में जो इन सब से अलग रहना चाहते हैं उनका प्रोटेक्शन का सिलसिला भी होना चाहिए। साथ साथ में राजनेताओं के भाषणों पर, राजनेताओं के बयानों पर रोक लगनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है उसी पे अमल हो, उसी पे सारा सब कुछ हो, बाकी ना बोलें तो मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी चीजें नियंत्रित की जा सकती हैं। पाकिस्तानी दूतावास से अक्सर कश्मीर अलगाववादियों से बातचीत होती रही है। इसको लेकर भारत ने थ्रेट्स भी दिए, लेकिन उस पर कोई काबू नहीं हो पाया, उनको तलब नहीं किया गया। मैं जानना चाहता हूं ये रुख क्या हुआ सरकार का? कैसे पाकिस्तान को काबू करेंगे? उनके राजदूत को यहाँ पर काबू में नहीं कर पाए। ये देखिए, हमारे राजनीति का कुछ सिलसिला बहुत अजब किस्म का है इस बार जो देखने को मिल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, सीधे नवाज शरीफ के घर पे चले जाते हैं, उनकी माँ के हालचाल पूछ करके आते हैं। हमें लगता है कि शायद बहुत बेहतर संबंध होने जा रहे हैं, बाद में पता लगता है कि उसने तो वही सारे सिलसिले स्टार्ट कर दिए। तो राजनीति के सिलसिले में मेरा ऐसा ख्याल है कि प्रधानमंत्री को अब बड़ा सख्त तरीके से पेश आना चाहिए। और अभी मुझे लग रहा है कि शायद प्रधानमंत्री इन सब बातों पे गौर कर रहे होंगे और अब पाकिस्तान के साथ में उस तरह के संबंध बनाने की बात नहीं करेंगे जैसा कि उन्होंने पहले कोशिश की थी। क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की कुछ चलती ही नहीं। वहाँ चलता है आईएसआई और आर्मी। आईएसआई और आर्मी को से निपटने के लिए हमें ज़्यादा उतना ही कुटिल होना पड़ेगा जितने कुटिल वो हैं। करमवीर जी, इस मसले पर आपकी क्या राय है? दोनों तरफ, एक तरफ पाकिस्तानी रणनीति और दूसरी तरफ भारत का रुख। ये जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, जम्मू कश्मीर में आज जो प्रॉब्लम है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे सार्क का होम मिनिस्टर लेवल की मीटिंग हो, उन्होंने यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है उनको भी डोजर लेकर के भेज दिया। हर मंच पे पाकिस्तान ये कह रहा है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही है, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। हालांकि पाकिस्तान का रिकॉर्ड देखा जाए तो 1971 के वार में 30 लाख लोगों को ब्रूटली मारा गया था। मोर देन 3 लाख वुमेन्स वर ब्रूटली रेप्ड। ह्यूमन राइट का उसका जो रिकॉर्ड है उससे खराब किसी का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको बुनाने की कोशिश की है। पेशावर से और कराची जाने वाली जो ट्रेन थी, आज़ादी ट्रेन, उसकी एक बोगी भी आज़ाद कश्मीर एक उसका नाम रखा और बुरहान वानी की बड़ी फोटो उसके ऊपर लगाई और उसको शहीद का उन्होंने दर्जा दिया। मैं जानना चाहता हूँ, इस्लामिक जो मुल्क है उनका 57 मुल्क है, उनका एक कार्यक्रम अभी हुआ। तुर्की की अगुवाई में पाकिस्तान ने कहा कि कश्मीर में मुस्लिम आवाम को कुचला जा रहा है, मानवाधिकार का हनन हो रहा है। वो लोग यूएन में इसकी बात उठाएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि इस पूरे मसले को लेकर क्या प्रतिक्रिया रही। बलूचिस्तान की बात करेंगे, पीओके की बात करेंगे?
जी, जहां तक ओआईसी का आपने जिक्र किया, ओआईसी के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनका एक मल्टीलेटरल लेवल पर स्टैंड अलग होता है, लेकिन बायलेटरली कभी वो कश्मीर के मुद्दे को नहीं छेड़ते हैं। दो मुद्दे को हमेशा एक प्रस्ताव पास करते हैं, एक कश्मीर का मुद्दा और दूसरा फिलिस्तीन का मुद्दा हमेशा उठाते हैं। मैंने एक बार मलेशिया के हाई कमिश्नर से बात पूछी थी कि आपने तो पाकिस्तान को यूएन से बाहर करने की बात की थी 1965 के वार के समय, पाकिस्तान को कहा था कि यूएन से बाहर कर दिया जाना चाहिए, भारत का आपने समर्थन किया, लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर आप पाकिस्तान को सपोर्ट किया क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ओआईसी इस पूरे मसले को लेकर फिलहाल नरमी वाले रुख पर नहीं है और सरकार का कुछ कहना नहीं लेकिन है। एक बात और इस पर नोट करने काबिल कि हमारे जो एमजे अकबर है, जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, वो आजकल इन मुस्लिम राष्ट्रों में घूम रहे हैं और वो अपनी तरीके से हमारी बात कह रहे हैं। तो जिस तरीके से पाकिस्तान हमारे रास्ते में अड़चने पैदा कर रहा है, हम भी पाकिस्तान के रास्ते में उसी तरीके से अड़चने पैदा कर रहे हैं। हम उसको सक्सेसफुल ना होने देने के लिए भी ये राजनीति का एक अच्छा तरीका है एमजे अकबर का। जो ऐसे में बीएसएफ कारगर होगी आप दोनों को लगता है? जी, जहां तक बीएसएफ की बात है, मुझे लगता है सबसे जो इमीडिएट एक्शन लिया जाना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाना चाहिए और वो बीएसएफ के जरिए हो सकता है उसके बाद, ताकि डायलॉग शुरू हो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में डायलॉग हो ही नहीं सकता है। दो और दर्शक है, राजेंद्र जी अजमेर से और दिनेश जी सीकर से हमारे साथ है। दिनेश जी नमस्कार। नमस्कार पारिक साहब। बताएं सर। पारिक साहब, जो आतंकवाद कश्मीर के अंदर पनप रहा है उसके पीछे पाकिस्तान है और पाकिस्तान के पीछे अमेरिका है। असलियत ये है कि अमेरिका की नीति ये है कि वो कश्मीर को विवादास्पद बनाते हुए यहाँ अपना अड्डा स्थापित करे और यहाँ से भारत, चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर नजर रखे। और पाकिस्तान से जो संबंध बनाने के लिए मोदी जी बिना बुलाए गए थे, वो भी एक बड़ा कारण है। ये लक्ष्मीकांत जी बैठे हैं, इनसे मैं पूछना चाहूंगा, जिन्ना की मजार पर जाकर जिन्ना के कसीदे किसने पढ़े? अडवाणी जी ने पढ़े। मुरली मनोहर जोशी जी जब गए कश्मीर लाल चौक पे तिरंगा फहराने, तो संशोधन कीजिए कांग्रेस के नेता गर्ग साहब, उस वक्त नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचाया था, तिरंगा फहराया था। और वाजपेयी जी जैसे व्यक्ति के पास अगर था कोई उपाय, तो अडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को, जो दो उनके साथी थे, उनको तो बर्फ में लगा रखा है बीजेपी ने। किस तरह से इनके पास वो नीतियां आएंगी? चलिए, मैं आप वाले सवालों पर जवाब लूंगा राजेंद्र जी को सुनने के बाद। नमस्कार। आप सबको नमस्कार साहब जी। सबसे पहले कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सीआरपीएफ की जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। लक्ष्मीकांत जी, जो दिनेश जी ने बुनियादी सवाल खड़े किए उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के रुख में बार बार वाला बदलाव देखने को मिला। बीजेपी का रुख तो देखिए, जब से बीजेपी की स्थापना हुई तब से बिल्कुल स्पष्ट है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और किसी भी कीमत पर वो भारत का अभिन्न अंग रहेगा। वो जिस दिन से बीजेपी की और जनसंघ की स्थापना हुई उसी दिन से उसका ये रुख है। अब उसमें रुख में कभी कोई बदलाव नहीं है। देखिए, जिस तरह की गलत बातें फैलाई जाती हैं, जिस तरह का समर्थन ऐसे लोगों को किया जाता है, वो एक कोट करने वाली बात यहाँ पर है। हमारे जो विश्लेषक महोदय हैं, उन्होंने कहा कि पत्थर फेंकने वाले इमोशनल लोग हैं। भारत की सेना पे जो पत्थर फेंक रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, वो इमोशनल लोग हैं। आदरणीय विश्लेषक जी, वो पत्थर फेंकने वाले इमोशनल लोग नहीं है, वो पाकिस्तान के पैसे पर भारत की सेना पे पत्थर फेंक रहे हैं। पहला कारण है ये। दूसरा कारण ये है कि जो इस सरकार के आने के बाद जिस तरह से आतंकवादियों का एनकाउंटर हो रहा है, जिस तरह से भारतीय सेना में बैठे हुए या भारत की सेना के बाहर जो भारत के लिए जासूसी करने वाले लोग हैं उनको पकड़ा जा रहा है, जिस तरह से भारत की जनता तथाकथित इंटेलेक्चुअल की पोल खोलने इस देश में लगी है, तब से लड़ाई का एक ही दरिया एकमात्र बचा था कि ये इस तरह की भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे, क्योंकि सरकार ने भारत विरोधी होने वाली हर तरह की गतिविधियों को बंद कर दिया है। बीएसएफ के जरिए ये सब काबू में हो जाएगा। बिल्कुल होगा। देखिए, पत्थर फेंकने वाले चंद लोग हैं। वहां की मुख्यमंत्री ने कहा है कि 95% एक बात दिनेश जी ने कही कि भागवत जी जब कहते हैं कि वाजपेयी काफी करीब थे इस मसले के निपटारे के लिए, तो क्या फिर ऐसे में लूप में रहे हुए मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी से बात होनी चाहिए? मार्गदर्शक मंडल कब काम करेगा? देखिए, सरकार वहां पर केवल शांति बहाली के लिए जो कर सकती है वो कर रही है, लेकिन उसका उत्तर आप वहां के जो अलगाववादी लोग हैं, पत्थर फेंकने वाले लोगों किस तरह दे रहे हैं उसका उदाहरण देखिए। एक बार कर्फ्यू कांग्रेस का रुख भी सुन लेता हूं मैं। कर्फ्यू के बीच में कई बार वहां ढील देने की कोशिश की गई, खाली वहां शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए, और उस दौरान उन्होंने सेना पे पत्थर फेंके, वहां सेना की गाड़ियों को आग लगाने की कोशिश की। तो अब बीएसएफ है क्या गिरिराज गर्ग साहब? बीएसएफ का तैनातगी का फैसला बेहतर कहेंगे आप? नहीं, सरकार की मजबूरी है। जब हालात हाथ से निकल चुके हैं कश्मीर के, तो सरकार के पास इसके अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं। तो सरकार बीएसएफ के द्वारा जो है वो वहाँ, जैसा करमवीर जी ने कहा, सबसे पहला काम है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कंट्रोल हो। और जैसा लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस ने
आतंकवादियों को छोड़ा था। नहीं, दिनेश जी ने कहा नरसिम्हा राव की सरकार में ऐसा नहीं रहा, सड़क से नहीं हेलीकॉप्टर से आपको लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए उतारना पड़ा, मतलब तब भी माहौल आज तो हेलीकॉप्टर से भी नहीं फहराने दिया। आज तो सरकार ने हेलीकॉप्टर से भी नहीं फहराने दिया। और हाफिज सईद को और अजहर अहमद को कौन छोड़ के आया था? ठेठ वहां से तालिबान तक सरकारी खजाने से पैसा लेके हेलीकॉप्टर लेके कौन छोड़ के आया था उन आतंकवादियों को? हम छोड़ के आए थे क्या? देश का गृह मंत्री जा रहा है, देश का रक्षा मंत्री जा रहा है, दुर्भाग्य देखिए, और देश हित की बात कर रही है, यहाँ बैठ के देश हित की बात कर रहे हैं, जो देश का रक्षा मंत्री और देश का गृह मंत्री आतंकवादियों को लेकर तालिबान छोड़ के आया। दुर्भाग्य इस पार्टी का और इस शासन का, और ये देश हित की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आतंकवादियों से हम लड़ेंगे, आतंकवादियों को आप छोड़ के आए। शर्म आनी चाहिए आपको बोलने के पहले। आपकी वजह से कश्मीर का आधा हिस्सा पाकिस्तान दबाकर बैठा है, शर्म तो ये आपको आनी चाहिए। आप गृह मंत्री, आपका गृह मंत्री, मेरे ख्याल से ब्रेक ले लेते हैं। ये मसला इतिहास में चला गया और आज का मुद्दा गौण हो गया। छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे तुरंत। सेना और हथियार से वहाँ पर शांति नहीं हो पाएगी। वहाँ के लोगों से बात करना पड़ेगा, उनको फेद में लेना पड़ेगा कि वो लोग क्या चाहते हैं। मेन मुद्दा है कि हर बार वहाँ के लोगों की बात तो अधूरी रह जाती है और सेना और जो पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं उनके बीच में वहाँ का आम आदमी पिस के रह जाता है। पहली बात तो जो कुछ हो रहा है वो सब इंसानियत के खिलाफ हो रहा है मेरे नज़र में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे तो आदमी है, आदमी के तरीके से रहना चाहिए।